तिलिस्म टूट चुका था और ड्रैकुला अनीता को लेकर बाहर आ चुका था, मगर बहुत से सवाल बिना जवाब के रह गए थे। ड्रैकुला इस पूरे इवेंट का मतलब डिकोड करने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। व्लाद, व्लाद, क्या ये तुम हो? अनीता, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर हम कहाँ हैं? क्या हम अभी भी उस तिलिस्म में हैं? नहीं, वो तिलिस्म टूट गया। हम दोनों बाहर आ चुके हैं, अपनी दुनिया में वापस। पर कैसे टूटा वो तिलिस्म? और तुमने मुझे कब ढूंढ लिया? और रामदास कहाँ है? वो भी तो तिलिस्म के अंदर था ना? अनीता रामदास को याद करते ही इमोशनल हो उठी और तब उसने ड्रैकुला का वो रूप देखा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तुम्हारी तरह मेरे पास भी बहुत से सवाल हैं, जिनके आंसर्स मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे। हम दोनों को इस तिलिस्म में क्यों बुलाया गया? हुनवावा कौन था? वो क्या चाहता था? बेलियाल जैसा शैतान अचानक वहां कहां से आया? और उसने हमें बाहर निकालने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस क्यों किया? वो लूसीफर का नाम छोड़कर तुम्हारे हिंदू गॉड राम का नाम चैंट क्यों कर रहा था? ऐसे काउंटलेस सवाल अनआंसर्ड है, पर मुझे इतना पता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ, कुछ भी रैंडम नहीं था। कुछ तो है जिससे मैं बिल्कुल अनजान हूँ, टोटली अनअवेयर। पर हम मिलकर इसका पता लगा कर रहेंगे। और जहाँ तक बात है रामदास की, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ अनीता कि वो जहाँ भी होगा मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू अनीता, ट्रस्ट मी। ड्रैकुला की आवाज में एक कन्विक्शन था, एक भरोसा जिसे अनीता ने फील किया। वो उठकर उसके पास आई। आई ट्रस्ट यू व्लाद, पूरा भरोसा करती हूँ तुम पर। तो कहो आगे क्या करना है? उस अघोरनाथ को ढूंढते हैं, वही रामदास को ले गया है ना? अब वो ही बताएगा कि रामदास कहाँ है। पर हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अचानक अघोरीनाथ की आवाज चारों तरफ गूंज उठी, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तुम कहाँ छुपे हुए हो? सामने आओ ना। डोंट वरी, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। आई विल जस्ट बीट द ट्रूथ आउट ऑफ यू, स्लोली एंड श्योरली। ड्रैकुला की चेतावनी सुनकर अघोरनाथ की हंसी गूंज उठी। व्लाद मेरे प्यारे, मुझे मार के क्या मिलेगा? तुम्हें रामदास की तलाश है ना? वो सुरक्षित है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वैसे तुम बधाई के पात्र हो, क्योंकि तुम वो पहले शख्स हो जो मेरे तिलिस्म से बाहर आया है। उम्मीद है समय के साथ तुम्हें सब समझ आने लगेगा। खैर, तुम अगर रामदास को पाना चाहते हो तो जैसा मैं कहूं वैसा करते जाओ। तुम्हें अभी बहुत काम करने हैं और हर काम तुम्हें उस सच की ओर ले जाएगा। कौन से काम? तुम आखिर हम दोनों से चाहते क्या हो? पहले तुमने मेरी बलि देने की कोशिश की और अब रामदास को कैद करके हमें भगा रहे हो, क्यों? अनीता पटेल, मुझे खुशी है कि तुम भी तिलिस्म से बाहर आ गई। वैसे भी तुम्हें तिलिस्म ज्यादा देर कैद करके ना रख पाता, इसीलिए तुम्हें बेहोश रखना पड़ रहा था। पर अच्छा है ना, तुम दोनों एक साथ हो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि जो जंग मैं लड़ रहा हूं उसमें जीत मेरी ही होगी। एनीवे, अरे चौंको नहीं, मैं एक अघोरी हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। दुनिया की हर भाषा आती है मुझे, और कई तो मैंने खुद क्रिएट की हैं। ओफो, मैं फिर ट्रैक से भटक गया ना। कोई बात नहीं, मुद्दे पर वापस आते हैं। तुम दोनों को यहाँ से उस जगह जाना है जहाँ वो अंग्रेज जनरल तुम्हें ले जाना चाहता था। वो जगह जहाँ की मिट्टी से आज भी रक्त की बू आती है, वहाँ जाओ। बाकी की बातें बाद में। अलविदा व्लाद, फिर मिलेंगे। अघोरनाथ की हंसी धीरे धीरे गायब हो गई और पीछे रह गए ड्रैकुला और अनीता, जो पहले से और भी ज्यादा कंफ्यूज थे। एक और रिडल। ऑनेस्टली, मैं अब इन रिडल से थक चुका हूँ। तुम्हारे देश में लोग हर बात पहेलियों में क्यों करते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद क्रिएटिविटी कुछ ज्यादा ही है। पर अभी हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि इस रिडल का मतलब क्या है।
आखिर कौन सी है वो जगह जहाँ से आज भी मिट्टी से रक्त की स्मेल आ रही है? ड्रैकुला और अनीता अघोरनाथ की उस पहेली को सुलझाने में लग गए। उधर उनके तिलिस्म से बाहर आने की खबर लूसीफर तक भी पहुंच चुकी थी। महान लूसीफर? इब्लिस दौड़ता हुआ एक बार फिर लूसीफर के चैम्बर में पहुंच चुका था। लूसीफर गहरी सोच में डूबा हुआ अपने काले पत्थर के बने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था। महान लूसीफर, वो वापस आ गया है। कौन आ गया है? ड्रैकुला। ड्रैकुला वापस आ गया है। वो नाम सुनते ही लूसीफर के चेहरे से सारी टेंशन गायब हो गई। क्या वो तिलिस्म से बाहर आ गया? कब, कैसे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी रूहानी शक्तियों ने उसके आने की सूचना दी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। फाइनली बिना औलाद के मेरी सारी प्लानिंग फेल थी, क्योंकि इस ब्रह्मांड को जीतने के लिए मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। एक मिनट, अगर वो वापस आ गया है तो फिर बेलियाल भी बाहर आ गया होगा ना? पता करो इब्लिस, बेलियाल कहाँ है? मैं उसकी डार्क एनर्जीज को फिर से डोमिनेंट बनाऊंगा। पता करो इब्लिस। लूसीफर की बात सुनकर इब्लिस ने सर झुका लिया और ये देखकर लूसीफर को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ हुई है। क्या हुआ इब्लिस? क्या है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो? टेल मी, वेयर इज बेलियाल? आंसर मी इब्लिस, आंसर मी। मुझे अफसोस है महान लूसीफर, लेकिन बेलियाल अब वापस नहीं आएगा। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? बेलियाल कहाँ है? अपने वो एनर्जी मीटर से चेक करो। क्या वो अभी भी तिलिस्म के अंदर है? नहीं महान लूसीफर, मेरा ऊर्जा यंत्र अब शून्य दिखा रहा है। बेलियाल की ऊर्जा ना अब पाप की है और ना पुण्य की। उसकी ऊर्जा शून्य हो चुकी है, जिसका एक ही अर्थ है, बेलियाल मर चुका है। वो उस तिलिस्म के अंदर ही खत्म हो गया। ये खबर लूसीफर के लिए किसी शौक से कम नहीं थी, और ऐसा क्यों था ये लूसीफर ने खुद बता दिया। तुम समझ नहीं रहे हो इब्लिस, बेलियाल मेरे लिए कितना जरूरी था। मेरी डीमन आर्मी को कंट्रोल में रखना इतना आसान नहीं होता है। मेरे अलावा एक वही था जो उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था। बाकी सब भले ही कितने ही पावरफुल हो, डीमन आर्मी को कंट्रोल करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। बेलियाल इरिप्लेसेबल है। अब मुझे बेलियाल की जगह एक वर्दी रिप्लेसमेंट ढूंढनी होगी। डैम इट, एक काम बनता है तो दूसरा खराब हो जाता है। अब बेलियाल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं किसको दूं इब्लिस? ये तो सच में बहुत बड़ी समस्या है, मगर इस समस्या का हल है मेरे पास। क्या? कैसा सोल्यूशन? एक ऐसी ताकत है जो बेलियाल की जगह ले सकती है, या सच कहूं तो बेलियाल से भी ज्यादा ताकतवर है, और फिलहाल उसकी कमजोर नस आपके हाथ में है। तुम किसकी बात कर रहे हो? वेवात। वेवात? हाँ, वो बहुत ताकतवर है, और जैसा मैंने कहा, उसकी कमजोर नस भी आपके हाथों में है। शायद तुम ठीक कहते हो। वैसे भी जब तक रूट वापस नहीं आता, लाद वाला चैप्टर आगे नहीं बढ़ सकता, और रूट पता नहीं कब वापस आएगा। क्या ये ज्योतिर्बिंदु बनाना नेसेसरी है इब्लिस? हाँ महान लूसीफर, आप पहले ही बेलियाल को खो चुके हैं। बिना उसके हम उस ताकत को नहीं ढूंढ पाएंगे जिसने बेलियाल की ऊर्जा बदल दी। और उस ताकत को ढूंढना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके ब्रह्मांड जीतने के ख्वाब में ऐसी हर ताकत बाधा जरूर बनेगी। ठीक है, तुम ड्रैकुला पर नजर रखो, मैं तब तक वेद से बात करता हूँ। जो हुक्म महान लूसीफर। इब्लिस वहां से निकल पड़ा, लेकिन न जाने क्यों उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान खेल रही थी। लूसीफर अभी भी इब्लिस की असलियत से अनजान था। उधर इस सबसे दूर रूट नागलोक में कोहराम मचाता हुआ आगे बढ़ रहा था। रूट के हाथों से अब तक कई नाग सैनिकों के कत्लेआम हो चुके थे। उसका जिस्म उनके जहरीले खून से लाल हो रखा था। हर कदम पर कोई न कोई नाग मानव उसके रास्ते में आता और रूट की हिंसा और गुस्से की आग में भस्म हो जाता। गलती बस इतनी थी, उनके पास रूट के सवाल का जवाब नहीं था। केजुली, अनंत शेषा की केजुली कहाँ है? क्या इस फिल्दी रेल्म में कोई नहीं जो मुझे उस आर्टिफैक्ट की लोकेशन बता सके?
एक नाथ सिपाही रूट पर झपटा, लेकिन रूट ने उसका गला पकड़कर ऐसे मसला जैसे मिट्टी की गुड़िया हो। उसका सर पत्थर पर दे मारकर चूर चूर कर दिया। ब्लडी सर्पेंट्स, केचुली कहाँ है? Where is it? पीछे से एक सांप धनुर्धरों की टुकड़ी ने रूट को घेरा। उनके तीर बिजली के रफ्तार से आए, मगर रूट किसी बिजली की तरह लहराया और उन तीरों को तोड़ता हुआ उनके बीच घुस गया। उसने पहले एक धनुर्धर का हाथ कंधे से अलग कर दिया, दूसरे को गर्दन से पकड़कर आसमान में उछाल दिया और नीचे पत्थर पर पटक दिया। उसका मस्तक तरबूज की तरफ फट गया। तीसरा ये देखकर घबरा गया, मगर जब तक वो हिलता, रूट ने उसको पकड़कर उसके पेट में अपने नाखून घुसा दिए। अनंत शेषा की केचुली मुझे चाहिए। कौन ले जाएगा मुझे वहां? Say something! रूट ने कुछ देर जवाब का इंतजार किया, मगर जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने उसके पेट को फाड़ दिया। मास्टर ने मुझे कैसे काम पर भेज दिया है? No one knows anything about this artifact. फिर मैं कैसे उसे ढूंढ पाऊंगा? How the hell will I find it? Where is this अनंत शेषा की केचुली? तुम्हें अनंत शेषा की केंचुली चाहिए ना? मैं बताता हूँ कि वो तुम्हें कहाँ मिलेगी। अंधेरी रात में चांद की हल्की सी रोशनी उन दो सायों को रास्ते दिखा रही थी जो चुपचाप चलते जा रहे थे। उनमें से एक लंबा चौड़ा था जिसने काले रंग का ओवरकोट पहन रखा था और दूसरे ने शिकारी वाली यूनिफॉर्म पहन रखी थी जो कई जगह से फट चुकी थी। सबसे पहले मुझे किसी शहर पहुंचना है। मेरे कपड़े बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं और मुझे अपने आप से स्मेल आ रही है। I need a good shower and some fresh clothes. अनीता काफी थकी हुई लग रही थी। वहीं दूसरा शख्स काफी गंभीर था, मानो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। ओफो व्लाद, तुम कभी मेरी बात सुनकर बिना मेरे टोके जवाब देना सीखोगे या नहीं? मैं तब से बोले जा रही हूँ और तुम ना जाने क्या सोच रहे हो। मैं अभी भी उस तिलिस्मा के बारे में सोच रहा हूँ अनीता। गिलगमेश और एंकिडो के साथ मैंने इतने ऑब्स्टेकल्स और एनिमीज का सामना किया था। मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि वो दोनों बस तिलिस्म की एक क्रिएशन थे, एक शैडो। वैसे तो मैं तिलिस्म वगैरह को सिर्फ स्टोरी मानती थी, पर अब जब मैं खुद एक तिलिस्म के अंदर घूम कर आ चुकी हूँ और ऊपर से तुम्हारे एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद मैं ये कहूंगी कि तिलिस्म के बारे में जो कुछ मैंने फोक स्टोरीज में सुना था वो सब सच है। तिलिस्म की दुनिया एक ऐसा रियलम होता है जहाँ कुछ भी पॉसिबल है। शायद इसलिए तिलिस्म बनाना इतना ईजी नहीं होगा, वरना हर कोई अपनी अलग रियलम बनाकर उसी में रह रहा होता। एनीवेज, अब मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि हम आखिर हैं कहाँ। क्या मतलब ये मिस्टर व्लाद की तिलिस्म से एग्जिट लेने के बाद हम कहाँ आए हैं ये हमें नहीं पता। हाँ, इतना क्लियर है कि हम काशी में तो नहीं हैं। ये तुम्हें कैसे पता? ध्यान से देखते तो तुम्हें भी समझ आ जाता। वो देखो उधर, वो टीला दिख रहा है ना? काशी में इतना ऊंचा टीला नहीं है। मुझे लगता है हम पठार यानी प्लेटू वाले एरिया में हैं, बट एग्जैक्टली कहाँ? अनीता और ड्रैकुला कहाँ थे ये उन्हें नहीं पता था, लेकिन वो जिस दिशा में बढ़ रहे थे वहां जल्दी ही उनका सामना भारत में चल रही राजनीति से होने वाला था। जहां एक ओर ड्रैकुला और अनीता अपनी मंजिल ढूंढ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ओमकार मंजिल के पास आकर भी उस तक पहुंच नहीं पाया था। और उसकी वजह था वो वृद्ध साधु जिसने बिना अस्त्र चलाए उसे उसके घुटनों पर ला दिया था। अब उठना चाहोगे नंदी पुत्र ओमकार? क्या? आपको ये कैसे पता? हम बहुत कुछ जानते हैं ओमकार। प्रश्न ये है कि क्या तुम वो सब कुछ जानना चाहते हो जो भविष्य में तुम्हारे काम आ सके? मैं कुछ समझा नहीं। आप आखिर हैं कौन? हम कौन हैं ये जानने का समय अभी नहीं आया है। ये समय है तुम्हें तैयार करने का। किस लिए? उस महायुद्ध के लिए जो जल्द शुरू होने वाला है। उठो नंदी पुत्र, पर्वताक्ष को इस तपस्वी जल में पवित्र करो और चलो हमारे साथ। कहाँ? वहीं जहां पर्वताक्ष की रचना हुई थी। उठो। पर कैसे? मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ओह माय बैड, मैं तो भूल ही गया था। एक मिनट। हाँ, वो वृद्ध साधु आगे बढ़ा और उसने हल्के हाथों से ओमकार के हाथों और पैरों पर कुछ
वार किया और अगले ही पल ओमकार को अपने जिस्म में जान वापसी आती हुई महसूस हुई। ये कैसे? कहा ना मैंने, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। अब चलो, पहले पर्वताक्ष को पवित्र करो। मेरी तलवार इंसान के हाथों में और खासकर उस नागवंशी पदम सिंह के हाथों में जाकर बहुत अपवित्र हो गई है। इसे साफ करो और मेरे पीछे पीछे आओ। वो वृद्ध साधु जंगल की ओर मुड़ गया। ओमकार ने उसे देखा, एक पल कुछ सोचा और फिर तलवार को उस गर्म पानी के चश्मे में साफ करने आगे बढ़ गया। ओमकार ने जैसे ही तलवार को उस गर्म पानी के चश्मे में डुबोया, तलवार में वाइब्रेशंस होने लगी। ये क्या हो रहा है? वो वृद्ध साधु अभी कुछ ही कदम आगे गया था, मगर शायद वो जानता था कि ऐसा होगा। संभल कर, पर्वताक्ष भूकंप लाने वाली तलवार है। पानी में डुबोते ही वो कांपने लगेगी। तो ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं इसे बहुत मुश्किल से पकड़ कर रख पा रहा हूँ। भूल गया था, पर परेशान मत हो, वो थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। और हाँ, जब वो पवित्र हो जाएगी तो एक तेज धमाका होगा, रोशनी का। साधु के बोलते ही पर्वताक्ष तेजी से चमकने लगी और एक धमाका हुआ। धमाका का इम्पैक्ट इतना तेज था कि ओमकार तलवार पकड़े पकड़े ही हवा में कई फीट दूर जाकर झाड़ियों में गिरा। अब उठो भी, हमें अभी काफी दूर जाना है और मुझे धीमे चलना पसंद नहीं है। आखिर है कौन ये साधु बाबा? इस उम्र में भी इतनी फुर्ती। आ रहा हूँ, जल्दी चलूं वरना ये तो तेंदुए की तरह भाग रहे हैं। मैं पीछे रह गया तो इन्हें इस जंगल में ढूंढ भी नहीं पाऊंगा। ओमकार उठा और तेजी से उस वृद्ध साधु के पीछे भाग पड़ा। कुछ ही देर में दोनों जंगल की गहराइयों में खो चुके थे। धरती पर चल रही घटनाक्रम से दूर हेल में मौजूद लूसीफर के महल में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। विवावेट कुछ ही देर पहले लूसीफर से मिलकर बाहर निकला था। उसके चेहरे पर उसकी मजबूरी साफ नजर आ रही थी। वो सर झुकाए हुए चलते जा रहा था कि तभी किसी ने उसे आवाज दी, एक धीमी फुसफुसाती आवाज। विवाद इधर? विवावेट ने मुड़कर देखा। साइड में एक छोटे से गलियारे में इब्लिस खड़ा था और उसे इशारा कर रहा था। विवावेट उस गलियारे के अंदर चला गया। क्या हुआ? लूसीफर से क्या बात हुई? वही जो तुमने बताया था। मतलब उसकी डेमन आर्मी के नए इंचार्ज तुम होगे? हाँ, लेकिन उसने मुझे वार्निंग भी दी है कि वो लगातार मुझ पर नजर रखेगा और अगर उसे जरा भी डाउट हुआ कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ तो वो मेरे बेटे एमेनहोटेप की सोल को हेल फायर में फेंक देगा। एमेनहोटेप का नाम लेते हुए विवावेट की आवाज में भारीपन आ गया था, मगर इब्लिस ने उसको संभाल लिया। तुम फिक्र मत करो वेवा, लूसीफर को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी तुम्हें अभी कुछ अलग नहीं करना है। तुम बस उसकी डेमन आर्मी को समझाने की कोशिश करो। जब सही वक्त आएगा तो यही आर्मी हमारे लिए लड़ेगी और तब हम उस लूसीफर को उसकी औकात दिखाएंगे। ठीक है, मगर अपना प्रॉमिस मत भूलना। लूसीफर की जान मैं अपने हाथों से लूंगा और ब्रह्मांड पर 40% हिस्सा मेरा होगा। अब बिल्कुल मेरे दोस्त, 60-40 जैसा हमने तय किया था। एक बार लूसीफर को निपटा दिया तो फिर तुझे निपटाने में देर नहीं लगेगी। इब्लिस बहुत बड़ा खेल खेल रहा था। उसकी शातिर बुद्धि एक ऐसा जाल रच रही थी जिसमें वो अपने हर कॉम्पिटिटर को फंसाकर मार देना चाहता था और किसी को भी उसके मन में चल रही साजिशों की भनक तक नहीं थी। हर शैतानी ताकत अपना खेल खेलने में लगी थी और उनके विरोध में खड़ी सात्विक शक्तियां चिंता में डूबी हुई थी। ड्रैकुला तिलिस्म से बाहर तो आ गया अंजनी पुत्र, लेकिन उस तिलिस्म का उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। वो क्या चाहता है इसका हमें थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा है। आप ये समझिए कि देव दानव, सत्य असत्य और धर्म अधर्म के इस युद्ध में वो एक तीसरा मोर्चा खोल चुका है। किंतु ये कैसे संभव है? उसकी नियति में तो नारायण के
यही तो बात है ऋषिराज, वो नियति को नहीं मानता है। वो अपने प्रारब्ध को नाकार चुका है। उसने एक नई दिशा तय कर ली है और वो व्लाद को भी उसी मार्ग पर ले जाना चाहता है। किंतु क्यों? ऋषिराज के उस प्रश्न के उत्तर में साधु महाराज ने केवल एक हल्की सी मुस्कान दी और ऋषिराज सब समझ गए। मैं समझ गया, किंतु क्या तिलिस्म से निकलकर ड्रैकुला की सोच में कोई अंतर आया है? कुछ प्रश्नों के उत्तर भविष्य की गहराई में छुपे होते हैं, जिन्हें ना हम देख सकते हैं और ना आप। इसलिए सिवाय प्रतीक्षा करने के हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो सच में नहीं था, क्योंकि जब पूरे ब्रह्मांड का भविष्य दांव पर लगा हो तो बहुत कुछ भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल नागलोक में जनरल रूट को रास्ता मिलने वाला था। मास्टर ने मुझे कैसे काम पर भेज दिया है? No one knows anything about this artifact. फिर मैं कैसे उसे ढूंढ पाऊंगा? How the hell will I find it? Where is this अनंत शेषा की केंचुली? तुम्हें अनंत शेषा की केंचुली चाहिए ना? मैं बताता हूँ कि वो तुम्हें कहाँ मिलेगी। रूट तेजी से आवाज की दिशा में पलटा। उसके सामने एक भयानक सा दिखने वाला नाग योद्धा खड़ा था। उसका ऊपरी जिस्म इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा किसी दरियाई घोड़े की तरह और उसके कमर के नीचे का हिस्सा टिपिकल नाग के दुम जैसा था। फर्क बस इतना था कि उसकी दुम देखने में बहुत कटीली लग रही थी। तुम कौन हो? क्या तुम भी मुझे रोकने आए हो? नहीं दोस्त, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ। मैं तो काफी देर से तुम्हारा पीछा कर रहा था। काफी निर्दयी हो तुम, अच्छा लगा मुझे। मेरे पास फ्रिवलस बातों के लिए टाइम नहीं है। ये बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? सीधे मुद्दे की बात। अच्छा है, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम्हें अनंत शेषा की केंचुली चाहिए। मैं तुम्हें उस नाग तक ले जा सकता हूँ जो जानता है कि वो कहाँ मिलेगी, पर बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। और वो क्या है? नागलोक के राजा तक्षक का कत्ल। ओमकार काफी देर से उस वृद्ध साधु के पीछे पीछे चलता जा रहा था। उसके कदम अब जवाब देने लगे थे, लेकिन उस साधु के अंदर तो मानो ऊर्जा का भंडार भरा हुआ था। ये बुढ़ा आखिर खाता क्या है? पूरी रात निकल गई, ना कहीं खुद रुका ना मुझे रुकने दिया। न जाने अभी और कितनी देर तक चलना पड़ेगा। एक बार इससे बोल कर देखूं क्या? ओमकार के मन की बात मानो उस वृद्ध साधु ने सुन ली थी, क्योंकि अगले ही पल वो अचानक रुक गया। लगता है बुढ़ा थक गया। क्या हुआ महाराज, हम पहुंच गए क्या? उस वृद्ध साधु ने ओमकार को चुप रहने का इशारा किया और अगले ही पल वो ऐसे चौकन्ना होकर खड़ा हो गया, मानो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। क्या हो गया महाराज जी? वो यहीं कहीं है। कौन? बिजली। बिजली? ओमकार कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक साया ने उसे धूल चटा दी, और जब ओमकार को समझ आया तो उसे अपनी गर्दन पर लोहे के खंजर की ठंडी धार महसूस हुई, जो किसी भी वक्त उसकी कहानी खत्म करने वाली थी। रुक जाओ बिजली, ये दुश्मन नहीं है। उस वृद्ध साधु के आवाज देते ही ओमकार को अपने गले से खंजर हटने का एहसास हुआ और उसने आंखें खोलकर देखा। उसकी छाती के ऊपर एक खूबसूरत आदिवासी लड़की बैठी थी, जिसकी भूरी आंखों में दुनिया भर का गुस्सा भरा था। ओमकार उसको देखते ही रह गया। आराम से बिजली, ये अपनी तरफ है, अपनी तरफ। बिजली ने पलटकर उस साधु की तरफ देखा और तुरंत ओमकार के ऊपर से हट गई। ओमकार भी तुरंत खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़ने लगा। ये कौन है? बताया तो था, बिजली। हाँ, पर ये है कौन? ये तो मुझे मार ही डालती। हाँ वो तो है। बिजली, कितनी बार बताया है तुमको, दुश्मन को मौका नहीं दिया जाता है। तुम रुक क्यों गई थी? रुक क्यों गई थी? क्या मतलब? वो रुकती नहीं तो मेरा खेल तो अभी खत्म हो चुका होता। आप मुझे यहाँ मरवाने के लिए लाए हैं क्या? नहीं, सिखाने के लिए।
सबक नंबर 1, हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि दुश्मन कब कहां से वार करेगा तुम नहीं जानते हो। समझे नंदी पुत्र? अब चुप रहना, मुझे बिजली से कुछ बात करनी है। कहो बिजली, क्या खबर है? गुरुदेव, वो वापस आ गए हैं, पहले से ज्यादा तादाद में। ओमकार के जीवन में बिजली की गति से बिजली का आना आने वाले तूफान का संकेत था या बसंत का, ये तो वक्त को ही पता था। लेकिन फिलहाल वो बस उस वृद्ध साधु की बात को फॉलो कर रहा था। ठीक उसी समय नागलोक में जनरल रूट उस नाग मानव की बात को समझ नहीं पा रहा था। वेट अ मिनट, तुम चाहते हो कि मैं किसी राजा तक्षक का मर्डर कर दूं? हाँ, और बदले में तुम मुझे वो दिलवा सकते हो जो मुझे चाहिए? मैं तुम्हें उसकी लोकेशन जानने में हेल्प कर सकता हूँ, पर लेने तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। उस नाग मानव के मुंह से अंग्रेजी सुनकर रूट एक पल के लिए हैरान रह गया। वेट अ मिनट, तुम इतना अच्छा इंग्लिश कैसे बोल लेते हो? तुम्हें क्या लगा जस्ट बिकॉज सर्प यज्ञ के बाद हम नाग ऊपर की दुनिया छोड़कर यहाँ नीचे आ गए तो क्या हमने ऊपर की दुनिया से कांटेक्ट बिल्कुल खत्म कर दिया? हम इच्छाधारी हैं। अक्सर भेष बदलकर तुम इंसानों की दुनिया में जाते रहते हैं और वहाँ की बातें, वहाँ का साइंस, इन सब को समझते हैं। सर्प यज्ञ? व्हाट इज दैट? आई एम सॉरी बट मुझे बहुत कुछ पता नहीं तुम्हारी दुनिया के बारे में। इनफैक्ट जब मुझे अनंत शेषा की केंचुली लाने के लिए यहाँ आने का आदेश मिला तो मुझे डाउट था कि क्या ऐसी कोई दुनिया हो भी सकती है। तो क्या तुम मुझे थोड़ा डिटेल में बता सकते हो इस बारे में? तो इसका मतलब है तुम्हें मेरा प्रपोजल मंजूर है? बिल्कुल, मुझे अपनी डेस्टिनेशन से मतलब है। उसके लिए एक राजा क्या, मैं पूरे नागलोक को मार सकता हूँ। तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सर्प यज्ञ की पूरी कहानी सुनाता हूँ। चलो, लेट्स गो। नागलोक की गहराई में एक नई अलायंस का जन्म हो चुका था और ये जुगलबंदी पूरे नागलोक के लिए खतरे की घंटी थी। रूट को दिशा दिखाने वाला मिल चुका था और अब वो दोनों हथियारे नागलोक के सम्राट तक्षक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उधर ड्रैकुला और अनीता को भी नहीं पता था कि वो किस ओर बढ़ रहे थे। मुझे लगता है कि हम किसी सिटी के पास है। ये तुम्हें कैसे पता? माय नोज, मुझे स्मोक की स्मेल आ रही है और मुझे बहुत सी फेंट सी वॉइसेस सुनाई दे रही है। शायद कुछ आदमी है। ग्रेट, बस ये बनाओ कि कोई डाकू लुटेरों का गिरोह ना मिल जाए। मेरे अंदर लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें लड़ने की क्या जरूरत? ओह माय गॉड, क्या मिस्टर व्लाद मेरे नाइट इन शाइनिंग आर्मर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बोलो बोलो। ड्रैकुला का रिएक्शन देखकर अनीता की हंसी निकल गई। ड्रैकुला अब बिल्कुल चुप था। अनीता हंसती जा रही थी और दोनों आगे बढ़ रहे थे। रात के अंधेरे में दोनों इस बात से अनजान थे कि जिन आदमियों की आहट ड्रैकुला को मिल रही थी वो वहां से कुछ दूर थे और उनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। खबर ठीक है ना? हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है। दूल्हा जू ने ही बतायो रहे कि रानी रात भर भेष बदल के घोड़े पे चढ़ के नगर के बाहर जाती है। अकेले जाती है? हाँ, अकेले ही जाती है। पर काहे को? का करे जावत है वो? सुना है रानी गांव गांव जावत है, सबने समझावत है, उनका भरोसो जीत के अंग्रेजन के खिलाफ अपने संग करे चाहत है। काहे संग दे? कौन हमें पागल कुत्तों ने काट लिए कि अंग्रेजन से बाहर लें? अरे भाई धीरे बोल, कान लगाए लोग खड़े हैं। माफ करना भाई, गुस्सा आ गया। रानी का दिमाग तो बिल्कुल फिर गया है। अंग्रेजन से बाहर ले रही है। जब उनकी तोपन गर्जन तो रानी के संग संग हम सबका नामो निशान भी ना रहेगो। पता है भगत भाई, तभी तो हम यहाँ आ गए हैं। आज उस रानी के खेल पे ही पट्टी पड़ देंगे। ना रहेगो बांस, ना बजेगी बांसुरी। ध्यान दे के सुनो, लागत है कोई घोड़े पे चढ़ के इधर ही आवत है। पक्का रानी ही होगी, आज तो इसने ना छोड़िए। तू रस्सो तैयार रख, जैसो ही वो इधर आवे खींच के पटक देंगे, धरती पे गिरेगी, माथा फूट जाई और वहीं के वहीं निपटा दी जाई। और जो ना निपटी तो हम सब मिलके निपटा देंगे। वो अकेली है और हम 10 जन।
वो घोड़े के करीब आने का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे घोड़े के टापों की आवाज पास आती जा रही थी और फिर वो बिल्कुल पास आ गई। अब और उन्होंने एक रस्सी घोड़े के सामने खींच दी। घोड़े का पैर उसमें फंस गया और घोड़ा लड़खड़ाता हुआ आगे गिरा। लेकिन घोड़े पर सवार शख्स गजब का फुर्तीला था। उसने हवा में ही कलाबाजी खाई और जमीन पर लैंड कर गया। ये तो बच गया, मारो इसे। झाड़ियों से निकलकर 10 काले साए उस शख्स की ओर दौड़ पड़े और वो शख्स पीछे पलटा। उसके हाथों में एक तलवार चमक रही थी जिसे उसने बिजली की गति से बाहर कब निकाल लिया था कोई नहीं जान पाया। पहले वार का इंतजार नहीं हुआ। उस घुड़सवार ने अपनी तलवार को ऐसे घुमाकर वार किया जैसे आसमान में बिजली चमकी हो। पहला काला साया तो उसकी तलवार की छाया तक नहीं देख पाया। एक ही सेकंड में उसका गला धड़ से अलग हो चुका था। दूसरे ने पीछे से वार की कोशिश की लेकिन घुड़सवार ने उसका हाथ पकड़कर ऐसे मोड़ दिया कि हड्डियां चीख उठी। अगले ही पल उसने हमलावर का चाकू छीनकर उसकी आंखों के बीच में घुसा दिया। अब 3 एक साथ टूट पड़े पर उनका गुस्सा घुड़सवार के शांत युद्ध कौशल के आगे टिक न सका। तलवार की धार ने हवा काटकर उन तीनों को लहू से नहला दिया। छठा और सातवां एक पल को ठिठक गए और फिर दुगने गुस्से में आगे बढ़े लेकिन उन्हें भी मौत ही नसीब हुई। ऐसा लग रहा था मानो मौत ने नाचीजों के बीच अपना नाच शुरू कर दिया हो। अब सिर्फ 3 बचे थे और उनमें से एक झाड़ियों के पीछे छुप गया था। 8वें और 9वें ने घेर कर एक साथ हमला किया लेकिन घुड़सवार ने एक एक वार को तलवार से रोकते हुए अपने जिस्म को ऐसे घुमाया कि दूसरे की तलवार अपने साथी के जिस्म में घुस गई। 9वां कुछ समझ पाता उससे पहले ही घुड़सवार ने घूमते हुए तलवार से उसका भी सर काट गिराया। अब बस एक शीश था और वो छुपकर मौके का इंतजार कर रहा था। उधर घुड़सवार अपने घायल घोड़े की तरफ बढ़ चुका था। 10वें ने यही मौका देखकर अपना खंजर निकाल लिया। वो दबे कदमों से उस घुड़सवार की ओर बढ़ा और जैसे ही वो घुड़सवार के पीछे पहुंचा वो वार करने के लिए झपटा मगर अगले ही पल उसे अपनी गर्दन पर एक जोरदार दबाव महसूस हुआ। घुड़सवार तेजी से पलटा मगर उसके पलटने की स्पीड से भी तेज आई आखिरी हमलावर की गर्दन टूटने की आवाज।